गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर साइंस का, हमारे आसपास के पदार्थ। यहाँ पे जो जितने भी चैप्टर्स होंगे वो हिंदी में होंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक से हैं और ये पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो एनसीईआरटी का ही होगा। ठीक है, बाहर से कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का, हमारे आसपास के पदार्थ का मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास आप जो भी चीज़ देखोगे, ठीक है, वो किसी न किसी मटेरियल से बना होता है और उसमें कोई ना कोई मटेरियल यूज़ करके उस चीज़ को बनाया जाता है। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। कि आप देखते हो कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे सामान दिखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती है जो किसी न किसी डिज़ाइन, किसी न किसी शेप की होती है। ठीक है, और वो उसके जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही अलग होता है, उसकी जो आकृति होती है, उसका बनावट जो होता है वो अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। इट मीन्स ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे अर्थ पे या हमारे विश्व पे जो भी सामान जो बना हुआ है, वो उसको वैज्ञानिक ने, हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको एक पदार्थ का नाम दे दिया। पदार्थ मतलब कि कोई एक ऐसी वस्तु जो किसी कण से मिलकर बनी हो, किसी वस्तु से मिलकर बनी हो, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ है। देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर हम जो भी चीज़, मतलब हवा हमें जो हम सांस लेते हैं उसमें भी एक कण होते हैं। ठीक है, भोजन खाते हैं उसमें भी एक पदार्थ होता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ जो हमारे अर्थ पे मौजूद है वो सारी चीज़ें क्या हमारा पदार्थ है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखित सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरते हैं। द्रव्यमान मतलब कि इनकी कोई ना कोई एक तरीके से वेट होता है। ठीक है, और इनका एक आयतन होता है, मतलब जैसे कि अगर हवा है तो हवा पूरे अर्थ को घेरे हुए है। ठीक है, लेकिन ये दिखती नहीं है, बट हम इसे महसूस कर सकते हैं। अगर मैं एक पत्थर की बात करूँ तो पत्थर क्या है कि हमें दिख रहा है। ठीक है, हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हम उसे रखेंगे वो उस जगह का एक क्या करेगी, आयतन घेर लेगी, उस जगह का एक जगह घेर लेगी जितना उसका शेप होगा। प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत, जिसे पंचतत्व कहते हैं। ठीक है, ये पंचतत्व पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश है। ठीक है, कि आपको प्राचीन काल मतलब पुराने काल से ही मनुष्य जो था वो अपने आसपास के जितने भी सामान होते हैं उन सबको समझने का प्रयास करता रहा। तभी तो पहले के टाइम में जो होती थी आग वगैरह सब नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप हुआ, आगे आई आपका क्या कहते हैं गाड़ी वगैरह सब चीज़ आने लगा। तो भारत में हमारे क्या कहते हैं प्राचीन दार्शनिक जो थे, जो समाज को देखने का नज़र रखते हैं, उन लोगों ने हमारे इन 5 तत्वों के मूल को वर्गीकृत किया, जिसमें 5 तत्व हमारे माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये 5 तत्व होते हैं जिनसे सारे पदार्थ जो होते हैं वो मिलकर बने होते हैं। उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। सजीव का मतलब होता है जिंदा और निर्जीव का मतलब होता है मरा हुआ। ठीक है, उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। तो जो यूनान के दार्शनिक थे, जो यूनान कंट्री के जो दार्शनिक थे, जो देखने वाले हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इस पदार्थ को इसी तरीके से डिफाइंड करा था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। अब इसमें हमारा भौतिक गुणधर्म आया, एक रासायनिक गुणधर्म। इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे आगे कि ये होता क्या है। ठीक है, इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में भी पढ़ेंगे कि पदार्थ के जो हमारे रासायनिक पहलू है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि पदार्थ किस तरीके से रासायनिक में डिफाइन करते हैं और किस तरीके से हमारा भौतिक के आधार पर डिफाइन करते हैं। जैसे भौतिक जो होता है कि हम उसमें बदलाव ला सकते हैं, ठीक, किसी पदार्थ में, लेकिन क्या रासायनिक जो होता है हम उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे टॉपिक में। आगे क्या कहते हैं? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। ठीक है, क्या है पदार्थ का भौतिक स्वरूप? बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। बहुत टाइम पहले जो हमारी पदार्थ की जो कोई भी वस्तु है उसके बारे में 2 बातें निकाली गई थी। पहला, एक विचारधारा का ये मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होती है। लकड़ी के टुकड़ों की तरह मतलब कि जिस तरीके से हमने लकड़ी के शेप में काटा उसी तरीके के शेप में वो रहेगी। ठीक है,
पर क्या कहते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बनी है। लेकिन बहुत लोगों का ये मानना था कि जो पदार्थ है हमारी, वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। आप देखते हो लकड़ी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कण होते हैं, ठीक है, पत्थर के अंदर बहुत सारे ऐसे कण होते हैं। तो दूसरा ये कहना मानना था कि जिस तरीके में रेत के अंदर बहुत सारे ऐसे कण होते हैं, उसी तरीके से हमारा जो पदार्थ है वो भी किसी न किसी मतलब हमारी जो वस्तु है वो भी किसी न किसी चीज से मिलकर ही बनी होगी, ठीक है। बारे में निर्णय करते हैं सतत है या कणों से बने। अब ये कह रहा है कि हम इसके बारे में डिफाइन करते हैं कि क्या ये सतत है या कणों से मिलकर बने हैं पदार्थ हमारे। इन्होंने एग्जाम्पल दिया, 100 ml का एक बीकर लिया, इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दिया। मतलब इन्होंने 100 ml का एक बीकर होता है, उसमें उन्होंने क्या करा कि पानी को भरा और पानी को जहां तक आधा भरा था उस पर निशान लगा दिया। दिए गए नमक या शक्कर को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दिया। इन्होंने क्या करा, नमक और शक्कर को कांच की एक छड़ होती है उससे इन्होंने क्या करा, उसमें जल में उस पानी में घोल दिया, ठीक है, बीकर में। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दिया। अब ध्यान दो कि जब हम चीनी या नमक घोलते हैं तो पानी में कुछ ना कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपके अनुसार नमक या शक्कर का क्या हुआ होगा, ये कहाँ गायब हो गए होंगे, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? ये क्वेश्चन है जो हमसे पूछे गए, तो हम इन प्रश्नों के आंसर देते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। देखो कि क्या कहना लगा कि हर एक पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि कण उसमें मिल गए, ठीक है। वो जो चीनी था और नमक था वो पानी में आपके मिल गए, ठीक है। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शक्कर अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। तो इट मीन्स हमारा जो भी पदार्थ है वो सतत तो है, लेकिन वो किससे मिलकर बने, हमारे कणों से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, एक स्थिति में कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परगमेंट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है, ठीक है। कि इन्होंने बोला कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखते हो एयर में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे नग्न आंखों से देखे नहीं जाते, ठीक है। इनको देखने के लिए भी हमें किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि बहुत सा, अगर हम डेटॉल का एग्जाम्पल इन्होंने लिया कि हम डेटॉल को भी अगर हम डालें ना तो सेम यही चीज आएगा, बस हमें डेटॉल की महक आएगी, लेकिन हमारे उसके अंदर जो कण होंगे वो हमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। अब आता है हमारा, पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। पोटेशियम परगमेंट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जब इन्होंने पानी में घोला, ठीक है, पोटेशियम और परमैंगनेट को, तो इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दिया। उन्होंने क्या करा कि 100 ml पानी में इन दोनों को घोला, घोलने के बाद उसमें से 10 ml घोल को क्या करा, निकाल के 90 ml जल में मिला दिया, ठीक है। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे 90 ml जल में फिर से मिला दिया। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक करते रहेंगे, ठीक है। अब जल अब रंगीन है या नहीं है, अब इसको पता लगाना है कि जल क्या रंगीन है या नहीं है। तो ये बताता है कि ये प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। देखो क्या करे कि इन्होंने 100 ml फिर यहाँ पे दिया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पानी में चेंजेस आने लगा, ठीक है। 100 ml था, उसमें हमने 10 ml में हमने 100 ml दोबारा मिलाया, फिर हमने मिलाया, तो पानी क्या हुआ, पहले ब्लू था, सेकेंड हमने पिंक हो गया, फिर लाइट, फिर उसके बाद धीरे धीरे हर कलर जो था वो चेंज आने लगा, ठीक है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। देखो इन्होंने क्या बोला कि पोटेशियम परमैंगनेट में केवल एक क्रिस्टल के एक पार्ट्स के छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे कण हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में क्या होते हैं, विभाजित होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अंततः एक स्थिति में एक कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो कण है वो छोटे छोटे भागों में विभाजित करना बंद कर देगी। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमें यहाँ पे सिर्फ डेटॉल की महक आएगी, लेकिन उसके जो कण होंगे वो दिखाई नहीं देंगे। एक टाइम ऐसा होता है कि कण पूरी तरीके से दिखाई देना बंद कर देता है, ठीक है। तो पदार्थ के कण ये बहुत छोटे होते हैं जो इतने ही हमें कल्पना भी नहीं कर सकते, और इन्हें देखने के लिए भी हमें साइंटिफिक चीज़ों की जरूरत पड़ती है।
पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब देखो क्या है कि जो हमारे पदार्थ के कण होते हैं इसके क्या गुण होते हैं, क्या अभिलक्षण होते हैं, जब हम इन पदार्थों को किसी चीज में मिक्स करते हैं तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है। तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। आप देखो कि क्या है, किसी चीज को अगर हमें कहीं पर रखना है तो उसके लिए हमें कहीं वहां पे खाली जगह होनी चाहिए, तभी तो हम उसमें उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही पदार्थ जो है, जो हमारी कोई भी वस्तु है, उस वस्तु में हम बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर कोई वस्तु बन रही है, तो उन कणों को भी तो वहां पे रिक्त स्थान होगा, तभी तो वो वस्तु बनेगी। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया 1.1 और 1.2 में नमक, शक्कर, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। मिक्स हो गए, वितरित मतलब मिक्स हो जाना, ठीक है। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित 1.1 और 1.2 में नमक, शक्कर, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। कि ये चीजें जो इन्होंने बताई थी सारी जो थी वो पानी में आराम से मिक्स हो गई। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। कि जब हम चाय, कॉफी या कुछ भी आप बना रहे हो तो उसमें क्या है कि जब एक पदार्थ को आप दूसरे पदार्थ में क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं तो ऐसी जगह गैपिंग होगी, तभी तो वो दूसरा कण उसके साथ मिक्स हो रहा है, ठीक है। ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। इट मीन्स कि कहना चाहते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में क्या होता है, हमारे रिक्त स्थान पाए जाते हैं। अब ये कह रहा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या पदार्थ के कण बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं? जो हमारे जैसे अगर हम पदार्थ जो है वो 3 तरीके के होते हैं हमारे, ठीक है। ठोस आता है, द्रव आता है, एक लिक्विड, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, एक गैस आता है। तो हमारा ठोस का अगर आप देखोगे तो ठोस जो पदार्थ होते हैं क्या वो गतिशील होंगे? नहीं होगा। अगर आप बेड की बात करो, बेड भी एक पदार्थ है जो किसी न किसी चीज से मिलकर बना है, ठीक है। तो क्या बेड एक जगह से दूसरी जगह गतिशील हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता ना, जब तक हम उसको धक्का ना लगाए, ठीक है। अगर वाटर हो गया, वाटर को कहीं गिरा दोगे तो आप अपने आप देखोगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह बह सकती है, गतिशील होती है, मतलब बहुत कम लेवल पे गतिशील होती है। लेकिन अगर आप एयर की बात करो तो एयर बहुत जल्दी गतिशील होती है, बहुत आप देखते हो कि हवा जो होती है आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हो, ठीक है। आप कह रहे हैं अपनी कक्षा में किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे, इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ेगा? आप देखते हो कि अगरबत्ती अगर आप रख देते हो तो उसकी जो एयर के थ्रू उसका जो क्या कहते हैं सुगंध है वो क्या होता है, पूरे एयर में फैलता रहता है, ठीक है। तो इसको आपको ये नहीं कि आप उसके नजदीक जाके लोगे। अब अगरबत्ती जला दे, क्या होता है, क्या दूर से इसकी सुगंध आपको मिलती है? हमें अपने प्रश्न को नोट करें, ठीक है। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दे और दूसरे शहद डाल दे। इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दे, अपने प्रेक्षण पर नोट करें। अब दोनों इन्होंने क्रियाकलाप बताए। अब हम क्रियाकलाप को देखते हैं कि क्या है। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगे, ठीक है। अब कहता है एक गिलास गर्म पानी से और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाले और एक और रख दे। हिलाए नहीं, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दे। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है और कैसे, ठीक है। अब तो इन्होंने 3 क्रियाकलाप हमें दिया। अब तीनों क्रियाकलाप का हम बताते हैं कि तीनों क्रियाकलाप कहना क्या चाहते हैं। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 पे हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा मतलब जो गति करती है, ठीक है। जब कोई भी पदार्थ जो होती है वो गति करती है तो उसमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा। तापमान बढ़ने से कणों की गति जो होती है वो तेज होने लगती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। अंतः मिश्रित मतलब कि दोनों आपस में मिक्स हो जाती है। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कण होते हैं उसके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होते हैं, खाली स्थान होते हैं, तो दूसरा कण जो होता है वो उसमें मिक्स हो जाता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ये बहुत क्वेश्चंस है कि विसरण किसे कहते हैं। विसरण का मतलब होता है कि जब 2 पदार्थ आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उसे हम विसरण कहते हैं। विसरण का मतलब होता है मिलना। हमें ये भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब देखो क्या कह रहा है कि गर्म करने पर जो विसरण होता है वो आपस में जल्दी मिलते हैं, पर ऐसा क्यों होता है?
इसके बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इन्होंने दिया कि क्या पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या नहीं करते हैं। जस्ट वेट कि हम देखते हैं कि नीचे कुछ और टॉपिक तो नहीं रह गया। हाँ, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि जो पदार्थ के कण है क्या ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो हमारा जो था 1.5 तक क्रियाकलाप था। अब नेक्स्ट आता है हमारा 1.6। इस खेल को एक मैदान में खेले, आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए। कह रहे ये जो खेल है एक मैदान में आपको खेलना है और 4 समूह बनाना है और उसमें हमें मानव श्रृंखला को दिखाना है। पहला समूह ईद मिश्मी का होगा, नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले। मतलब जैसे इन्होंने समूह बनाया और ये लोग जो जैसे एक दूसरे को पकड़ के खड़े हैं नर्तक मतलब डांस करने के लिए, ठीक है, वैसे आपको खड़े होना है। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब कह रहा है कि पहले तो एक अच्छे से कमर तक पकड़ ले, फिर दूसरा कहता है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, तीसरा कहता है सिर्फ एक दूसरे की उंगली पकड़ ले। अब चौथा समूह उपरोक्त बनी तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करे। ठीक है, किस समूह को तोड़ना आसान होगा? उसको तोड़ना आसान होगा जिसने सिर्फ उंगली पकड़ी है, या उसको तोड़ना आसान होगा जिसने सिर्फ हाथ पकड़ा है, या उसने जिसने को पूरे मतलब कमर से पकड़ रखा है। ठीक है, यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों में ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है। 1.7 क्रियाकलाप क्या कहता है? एक लोहे की कीली का एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले, एक पर हथौड़ा मारकर काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। मतलब तोड़ने का, खींचने का या उसे मोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अभी हमें पता लगाना है। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह ना कटने का क्या कारण है? अब इसको पढ़ते हैं। उपरोक्त तीनों क्रिया आप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। अब देखो कि क्या है, यहाँ पे इन्होंने 3 चीजें बताई। ठीक है, तीनों में इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास पहला तो इन्होंने डांस का बताया कि कैसे हमें पकड़ के रखना है एक दूसरे को। ठीक है, 3 स्टेज में। दूसरा इन्होंने हमें बताया कि कैसे हमारा जो है पानी को काट सकते हैं। ठीक है, अब इसको कह रहे हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ये पॉसिबल है? तो इन्होंने बोला कि उपरोक्त तीनों जो क्रियाकलाप थी ये बताता है कि कणों के बीच एक बल काम करती है, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को पकड़ कर रखती है। ये बल कणों को एक साथ रखता है। ठीक है, इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। आकर्षण मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना। ठीक है, अब ये हर एक पदार्थ में अलग अलग होगा। अब पानी में अलग होगा, आपका कोई बेड में अलग होगा, ठीक है, टेबल में अलग होगा, ठीक है, हवा में अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब इन्होंने बोला उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा स्थिर आयतन यानी नग्न संपूर्णता होती है। ठीक है, नग्न मतलब जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, उपरोक्त जितने भी इन्होंने एग्जाम्पल दिए वो सारे कौन कौन से थे? ठोस के थे। ठीक है, अब हम इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आराम से। इनका एक निश्चित आकार होता है, इसकी एक सीमा होती है। जैसे कि निश्चित आकार मतलब कि जैसे अगर मैं बात करूँ एक टेबल की बात करूँ तो उसका एक डिज़ाइन, एक आकार है। आप उसको जहाँ रखोगे वो उतना ही शेप वहाँ का घेरेगा जितना वो जिस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, आगे कह रहे आयतन यानी नग्न संपूर्णता। हम इसको थोड़ा बहुत स्पंज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा स्पंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट कह रहे हैं बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। आप देखो कि बाहर से अगर आप बल्ब लगाओगे, आप उसको दबाओगे तो भी इसका जो डिज़ाइन होगा वो वैसी का वैसी बना रहेगा। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। अगर आप किसी चेयर पे बल लगा रहे हो तो वो टूट सकता है लेकिन उसका डिज़ाइन जो है वो बदल नहीं सकता, इसलिए दृढ़ होते हैं। इसलिए ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, एक जगह पर ही स्टेबल होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब ये जो तीनों में बताए इन पर हमें विचार करना है। क्या रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? अब बताइए कि रबर बैंड है, क्या आप इसको क्या मान सकते हैं? क्या आप इसको खींचकर इसका आकार बदल सकते हैं? क्या ये ठोस है या नहीं है? पहला। दूसरा क्वेश्चन कहता है विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? ये ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों? अब देखो क्या कह रहा है, पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, अब 3 अवस्था कौन कौन सी होती है? पहला, वेट, हाँ, पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है।
अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखिए। आप देखो कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। पहला कि हमारे पास पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। ठोस जो बिल्कुल ही ठोस है, आप उसको स्पंज नहीं कर सकते, उसको आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि वो आपका लिक्विड टाइप में बहेगा नहीं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, ठीक है। क्या कहते हैं, इसका जो एक आयतन होता है, इसका जो एक शेप होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। द्रव होता है और तीसरा हमारा गैस होता है। पदार्थ की अवस्था उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होते हैं। इनके जो कण होते हैं वो डिफरेंस होते हैं, तब भी ये हमारे पदार्थ माने जाते हैं। अब हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। विस्तार से ठोस अवस्था, पहली अवस्था क्या है हमारी ठोस। निम्नलिखित वस्तु को एकत्रित करें, पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। नेक्स्ट आता है हमारा 1.3.2 द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या कहती है, निम्नलिखित वस्तु को एकत्रित करें, जल, खाना पकाने की तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तन को 50 ml पर निशान लगा ले। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा। किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन मतलब कि वो जितना, जैसे आप जहाँ पर डालेंगे वो उतना ही जगह घेरेगी जितना उस चीज़ का शेप हो, ठीक है। जैसे सपोज अगर आप एक प्लेट ले रहे हो और एक प्लेट में पानी डाल रहे हो, तो वो पानी जो है वो इतना ही जगह घेरेगी जितना वो प्लेट है, ठीक है। आगे कहता है द्रवों में बहाव होता है। पानी अब क्या है, बहाव है, उसमें वो बहती है और इनका आकार बदलता रहता है। जैसे अगर बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी का शेप लेगी, किसी पतीले में डालोगे तो पतीले का शेप लेगी, अगर आप धरती पर डालते हो तो वो बह जाएगी, ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं, इसलिए ये द्रव नहीं लेकिन तरल होते हैं। द्रव मतलब एक जगह रुक नहीं सकते, लेकिन ये लिक्विड फेस में होते हैं, ठीक है। आगे कहता है क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। देखो क्या कहता है, ठोस और द्रव का जो विसरण होता है, मिक्स होता है, वो किस में होता है, हमारा द्रवों में होता है। ज़्यादा वही मिक्स करती जल्दी से, क्योंकि आप देखते हो कि ठोस और द्रव का जो विसरण होता है वो ज़्यादातर हमें किस में देखोगे, द्रव में देखोगे। मतलब लिक्विड जल्दी एक दूसरे के साथ मिल जाती है, लेकिन ठोस इतनी जल्दी नहीं मिलता। अगर आप एक पानी है, पानी में पत्थर डाल के मिक्स कर रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि पत्थर पानी में मिक्स हो जाए, लेकिन अगर आप पानी में नमक डाल रहे हो फटाफट, तो क्या हो जाता है, एकदम से मिक्स हो जाता है, ठीक है। ये गैस आगे क्या करें, ये गैस विशेषता ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु तथा पौधे के लिए अनिवार्य होते हैं, ठीक है। ये जो गैस होती है जो हमारी किसके लिए जरूरत होती है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड हर इंसान के लिए, हर क्या कहते हैं, पौधे, जीव जंतु सबके लिए होती है, ठीक है। जैसे हमारा ये क्या है, हमारा एक तरीके से गैस है, जलीय जंतु तथा पौधे के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। द्रव में आपका क्या ठोस भी मिक्स है, द्रव में आपका गैस भी मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों चीज़ों में मिक्स हो जाती है आराम से आपका। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। क्या कह रहा है कि देखो ठोसों की अपेक्षा द्रव में जो मिक्स का जो टाइमिंग होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि ठोस इतनी जल्दी नहीं मिक्स होती। आपका जो लिक्विड है वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है किसी भी चीज़ के साथ, क्योंकि द्रव अवस्थाएं पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। क्यों होता है, क्योंकि आपका जो क्या कहते हैं द्रव अवस्था है वो एक तरह के जो कण होते हैं बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, तो ये बहुत जल्दी ही मिक्स होने में काम करती है, ठीक है। और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होते हैं और इनमें जो गैपिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है। आगे कहते हैं हमने ये नहीं पढ़ा था, तो ये पढ़ते पहले क्या आएगी हमारा 3 टॉपिक्स इन्होंने जो बताए थे। रबर बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है। स्पंज क्या है, ये ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों। ये सभी ठोस है क्योंकि इन्होंने बताया बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है, ठीक है। बल हटा लेने पर पुनः अपने मूलाकार में आ जाता है, अत्यधिक बल लगाने पर ये टूट जाता है, ठीक है। सेकेंड क्या कहता है, चाहे हम शक्कर या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या पर रखे या जार में रखे, इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता, ठीक है, कभी भी।
स्पंज में बहुत से छोटे ऐसे छेद होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है, वायु आती जाती रहती है, मिक्स होती रहती है। जब हम इसे दबाते हैं तो ये वायु बाहर निकल जाती है, जिसका इसका संपीड़न संभव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फेज दिए हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब आता है हमारा 1.3.3 गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था क्या होती है? आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगाइए कि सिलेंडर में वो कितने गुब्बारे भरता है, उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। ठीक है, आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे गैस के गुब्बारे होते हैं, ठीक है, जिसमें गुब्बारों में गैस भरे जाते हैं, उसमें कौन से गैस भरे जाते हैं और वो कितनी देर तक चलता है। ठीक है, आप देखते हो 100 ml की 3 सिरिंज ले और उनके सिरों को रबर के कॉर्क से बंद कर दे। ठीक है, जो हमारा क्या कहते हैं सिरिंज है, उनके सिर के ऊपर हमें क्या करना है, रबर का जो कॉर्क होता है उससे हमें बंद कर देना है। सभी सिरिंजों को पिस्टन को हटा ले, सिरिंज के जो पिस्टन होते हैं उसको हटा लेना है हमें। ठीक है, पहली सिरिंज में हवा रहने दे, दूसरी सिरिंज में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दे। तीनों में हमने ठोस, द्रव, गैस कर दिया। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाए। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दे, मतलब थोड़ा स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़न करने की कोशिश करें, मतलब दबाने की कोशिश करें। अब देखो इन्होंने कैसे बताया, रहा पिस्टन आपका, गैस आपका और रबर का कॉर्क लगा दिया। अब इसमें दबाने की कोशिश करें कि क्या कौन कितनी स्पीड में जाता है। ठीक है, आपने क्या देखा, किसी स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया, आपने प्रेक्षण से अपने अनुमान लगाए। हमने देखा कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैस की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। जस्ट वेट, क्या कहते हैं, इन्होंने कहा हमने देखा कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घर में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म है, कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है 9th क्लास में आपके। तो ये द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, एलपीजी लिक्विड। ठीक है, ये अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़न गैस होती है। देखो एलपीजी क्या होता है, हमारे एक ऑक्सीजन सिलेंडर गैस होती है जो अस्पतालों में दिए जाते हैं। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी को हमारा क्या बोला गया, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, का उपयोग होता है। संपीड़ित काफी अधिक होने के कारण गैसों के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। इनका आयतन कम होता है, इस वजह से हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर बहुत जल्दी कर लेते हैं। इसमें स्पंजी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा भी जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। देखो आपका क्या है कि आप आपके नाक से आप पता लगा सकते हो कि आपके घर में क्या खाना बना है, क्या बन रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गैसों में जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, तो हमारे पास जो स्मेल आती है बहुत जल्दी आती है क्योंकि इसके कण आपस में बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आगे की तरह खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ये गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस और द्रवों के विसरण से करें। ठोस और द्रव में बहुत रेयर होता है, लेकिन ठोस और द्रव में बिल्कुल नहीं हो पाता। ठीक है, कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों से विसरण बहुत तीव्रता से होता है। ये आपके देखो ठोस, द्रव और गैस देखा है। आप देखिए ठोस में बिल्कुल भी गैपिंग नहीं है, ब्लैक ब्लैक है, और उनके बीच में बहुत हल्की सी गैपिंग है, रेड रेड सी। ठीक है, द्रव में देखिए बहुत थोड़ा सा है, लेकिन गैस में आप देखो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें मिक्स होना, किसी दूसरे पदार्थ का मिक्स होना बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, आगे क्या कहता है हमें ये, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। देखो गैस की अवस्था में जो कणों की जो गति होती है वो अनियमित होती है, मतलब उसकी कोई क्या कहते हैं लिमिट नहीं है। ठीक है, वो अनलिमिटेड है और बहुत तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन से दीवारों से टकराते हैं। जब ये कण जो होते हैं जब आपस में जो होते हैं बर्तनों की दीवारों से टकराने लगते हैं, मतलब जब इसमें दूसरा कण मिक्स होता है तो इसमें फटाफट से ये कण जो होते हैं आपस में समावेश हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, बर्तन की दीवार पर गैसों के कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बना रहता है। जब ये गैस जो इनके जो कण होते हैं जब इनके दीवारों पे फेस करते हैं तो इस वजह से इनका दबाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमारा नेक्स्ट क्या कहते हैं 1.4 है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा ये 9th का जो साइंस का अगर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है देन हम 10th क्लास के साइंस को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है,
तो यहाँ तक आपको जो भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ताकि मैं आपके कॉन्सेप्ट को और अंडरस्टैंड कर सकूँ। आई होप मैं आशा करती हूँ आपको चैनल पे जो भी क्वेश्चंस या डाउट जो भी आपको आए वो आप मुझसे पूछें, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, उससे मत भूलिएगा। कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।